Good evening, students. Today we have start class 8 mathematics quick revision. First of all, we start with the chapter number 1, that is rational number. In this chapter, there are many properties like closure property, commutative property, associative property, and distributive property. But we are discuss only some few important properties. First property is commutative property. तो वर्ड कम्यूटेटिव वर्ड का मतलब जो है वो होता है टू चेंज द प्लेस, यानी कि स्थान चेंज करना, यानी कि जगह बदलना. तो इंटीजर अगर अपना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अपनी जगह चेंज करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, तो उसके आंसर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. देखिए कैसे बात करते हैं. a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें इसके लिए, इंटीजर की वैल्यू लेते हैं, a की जगह वैल्यू रखा 2 और b की जगह 3. तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, यानी कि बोथ द कंडीशन में आंसर जो होगा वो 5 ही होगा. यानी कि जगह चेंज करने पर जब इंटीजर ने अपनी जगह चेंज की है और बी और ए जगह चला गया तो आंसर चेंज नहीं हुआ. ये हो गया एडिशन के लिए. और आ गया मल्टीप्लिकेशन के लिए. सेकंड नंबर पर a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a. इट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो होती है. अब क्वेश्चन जो आता है वो आपके इसी टाइप से आएगा, वो चाहे रैशनल नंबर में भी दे सकता है आपको कि फॉर एग्जांपल 12 5 बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 7 इज इक्वल टू 6 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 बाय 12. तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो रही है. तो इसका सीधा सा आंसर है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है. ठीक है, आगे हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है आपके वो भी सिमिलर है कम्यूटेटिव की तरह, बट ये 3 इंटीजर्स में फॉलो होगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे. a की वैल्यू ले लेते हैं 2, b की 3 और c की 4. सो 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4. तो देखो पहले अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास पहले जो है वो ब्रैकेट सॉल्व होगा. तो पहले इसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे जो कि होगा 5, फिर इसमें 4 ऐड होगा. सेम इसमें भी क्या होगा, जो ब्रैकेट का आंसर होगा 7. अब फाइनल आंसर जो होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सिमिलरली ये भी यही क्या होती है आपके मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होती है. देखें a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c और a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c. सेम एग्जांपल लेते हैं हम. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय. तो आपको इस कंडीशन में इस तरह के एग्जांपल आपको दे सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट, और सीधा आंसर जो कंप्लीट होगा वो आपसे यही पूछेगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है. ये एग्जांपल इस तरीके से देके आपसे नीचे में प्रॉपर्टी का नाम बताया, तो आपको सिर्फ नाम ही लिखना है. जैसे कि इसमें भी आंसर सेम आएगा. ये एग्जांपल वैसे क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, आपसे सॉल्व नहीं करवाएगा लेते जा रहे. देखिए 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12. तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24 है. यहाँ पे भी जो आ रहा है यानी कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी कि प्रॉपर्टी कंप्लीटली फॉलो कर रही है. तो ये भी किसमें फॉलो करती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में. आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आप कैलकुलेशन को अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इसका यूज करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं. इसमें हम दो तरह पे लागू होगी है. एक तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो पहले मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की बात करते हैं. तो इसमें क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. तो आप देख रहे हैं हमने इसमें क्या a कॉमन ले लिया, तो उससे क्या हो गया b प्लस c के सम से a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. उससे क्या होगा, हमें 2 बार मल्टीप्लाई करने से हम इससे बच सकते हैं. अगर आप ये कैलकुलेशन नॉर्मल कैलकुलेशन में भी यूज करते हैं तो इजीली आप कैलकुलेशन को और आसान बना सकते हैं. फिर बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में. तो सब्ट्रैक्शन में भी इंप्लाई होती है a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c, दैट इज ए बी
माइनस ए सी। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी आपको ये आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो काफी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये हमारी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इससे हम क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा वो भी देखेंगे। आगे चलते हैं। So we are heading towards first question. Our first question is minus 13 divided by 17 multiplied by minus 2 divided by 7 is equals to minus 2 divided by 7 multiplied by minus 13 divided by 17। इससे पूछा गया है इससे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो हमने अभी पढ़ा a मल्टीप्लाई बाय b एंड b मल्टीप्लाई बाय a, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि इसमें इंटीजर जो है अपना जो प्लेस है वो अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सेकंड, अब इसमें देखें तो सेकंड नंबर जो है हमारा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें आपका एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल है, अगर उसका आंसर 1 आ रहा है तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर क्या होगा तो वो 1 होगा। सिमिलरली एडिटिव इनवर्स का भी पूछा जा सकता है तो उसका आंसर जो है हमेशा 0 होता है। तो थोड़ा बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है a, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 1/a। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। फिर बात करते हैं, अगर एडिटिव की बात की जाए, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हालांकि पहले सिलेबस में था बट ये काफी कॉमन क्वेश्चन है तो पूछे जा सकते हैं। तो एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2, इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो -2 होगा और इसका सम हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपसे पूछ रहा है इसमें 1/3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4/3 और 1/3, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि इसमें इंटीजर कितने आ गए, 3 आ गए जो अपने जगह चेंज कर रहे हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, यानी कि आपको एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करके ही सॉल्व करना है। अगर आप एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज ना करें तो क्या होगा, अब ये एग्जामिनर की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आंसर सही आने पर भी वो आपको पूरे मार्क्स देता है या नहीं। अगर क्योंकि उसने कहा है कि प्रॉपर्टी यूज करो तो आपको प्रॉपर्टी यूज करोगे तभी कंप्लीट आंसर के मार्क्स आपको मिलेंगे। अदरवाइज आप इसको सीधा कट जो भी कट करके करेंगे तो आंसर तो सही आएगा बट जरूरी नहीं है कि मार्क्स पूरे मिले। ये अब एग्जामिनर की मेंटालिटी है। चलिए देखते हैं, हम तो इसे प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो कॉमन आपका जो टर्म है वो कहाँ कहाँ है, उसको पहले हम पास में रखेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखें 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7। अब ये जो आपका इसमें 3/7 है तो हम इसको क्या है, इस फर्स्ट वाले 3/7 के पास में रखेंगे। तो -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और ये जो -1/14 है वो कहाँ चला जाएगा, अपने साइन को लेकर पीछे। एक बात ध्यान रखें, हमने इंटीजर को आगे पीछे किया, इसमें साइन कभी चेंज नहीं होगा। यूं नहीं आगे लाए और प्लस का बना दो, पीछे ले जाओ तो प्लस का बना दो, ऐसा नहीं होगा। तो देखा हमने क्या किया, हमने जगह चेंज की, तो जगह चेंज करने वर्ड को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो अपने जगह चेंज करके हम क्या लेंगे, अब कॉमन लेंगे। तो क्या यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन लेने के भी दो टेक्टिक्स है यहाँ पे, या तो आप सिर्फ इंटीजर को कॉमन लो, साइन को कॉमन मत लो, वो ज्यादा इजी रहेगा, साइन अंदर रह जाएगा। साइन को कॉमन लोगे तो फिर आपको अंदर साइन भी चेंज करने पड़ेंगे। ये सिर्फ माइनस के केस में होता है, प्लस के केस में नहीं। तो हमने 3/7 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, माइनस इसका इसके साथ रह जाएगा, तो माइनस का 2/5 और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या बच गया 3/5 और यहाँ पे आपका 1/14 आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन, आपके एलसीएम दोनों सेम है 5 और ऊपर भी नंबर जो है वो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखिए कैसे, तो जैसे ही आपने यहाँ पे कॉमन लिया
आपको पता है कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, जिसमें आप कॉमन लेंगे। यहाँ पे आपको नाम लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब देखो कॉमन आ चुका है यहाँ पे, हमारा एलसीएम जो है वो क्या आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन एलसीएम आ गया 5। और जब नीचे बेस में यानी डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स होते हैं तो ऊपर भी क्या है सेम नंबर्स रहेंगे एज यू नो। तो 2 और 3 का सम क्या हो गया -5, क्योंकि दोनों में साइन क्या है सेम है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, जो माइनस बचा वो 3/7 के साथ चला जाएगा। तो माइनस का 3/7 और माइनस का 1/14 इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा 14। अब एलसीएम ये सबसे बड़ा क्या है एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए कि एलसीएम कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो इसमें आप एक रूल को लर्न रखें, दैट इज डी डी डी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड। तो इस डिनोमिनेटर का आप डिनोमिनेटर डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 2। 2 की जो आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट इज माइनस का 6। सिमिलरली 14 का 14 में डिवाइड दिया तो आंसर आया 1। 1 into 1 दैट इज 1। तो हो गया -7/14, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस अब देखिए इसमें भी क्या है, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखिए इसमें क्या है 9/16 जो है कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए सीधा सीधा 9/16। ब्रैकेट के अंदर जो बचा वो हो गया 4/12 एंड -3/9। तो ये भी क्या होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अब अगर सॉल्व हो तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करने पहले इसको ये कट जाएगा 4 से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, अगेन 3 1 जा 3, 3 3 जा 12। तो हमने ये देखा कि 9/16 और ब्रैकेट के अंदर आ गया 1/3 and 1/3, both are the similar things with the different signs, so this becomes 0. 9/16 multiply by 0 that is 0. Okay, next. सो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपके जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या क्वेश्चंस थे वो यही थे। अगर प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आता है कि आपको प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व करना है तो आपको प्रॉपर्टीज यूज करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले तो इसका मतलब क्या होता है, वन वेरिएबल मतलब x या y या z। उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा विद पावर 1, यानी कि जो एक इक्वेशन होगी उसमें वेरिएबल क्या होगा एक ही होगा। तो उसी को कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो उसमें आपके दो वेरिएबल होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शंस, और जिसमें एक ही वेरिएबल होगा वही आंसर होगा। देखें बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। तो रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं, अगर आपका आंसर सही होगा तो LHS RHS इक्वल होंगे, अदरवाइज डिफरेंट होंगे। बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन की, 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। आपका जो टास्क है वो यही है कि जो आपके वेरिएबल्स की जो आपके टर्म्स है वो एक तरफ रहे और जो कांस्टेंट है दैट इज डिजिट्स वो एक तरफ रहे। देखिए कैसे, तो मैंने क्या किया 5t इस 3t को ट्रांसफर कर दिया 5t के पास, तो ये इस तरफ प्लस का था तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में आते ही किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये 5 तो यही था तो इसका साइन तो -5 ही है, और ये जो 3 है वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। देखें आगे 5t में से 3t चला गया तो आंसर आया 2t एंड -5 + 3 हो गया 2। देखो माइनस प्लस दो डिफरेंट साइंस है, तो आपका जो सब्ट्रैक्शन होगा, बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि साइन जो होगा वो जो ग्रेटर नंबर है उसका आएगा। यहाँ पर -5 बड़ा था तो साइन भी क्या आ गया -2 का आ गया। बहुत ही सिंपल है, आपके पास 5 चॉकलेट थी आपने 3 खा ली तो बची। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। तो t की वैल्यू है वो हो गई -2/2, कैंसल आउट हो गया, आंसर आ गया -1। वेरी इजी। अब बात करते हैं इसकी चेक की यानी कि वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन में आप LHS RHS को अलग अलग सॉल्व ना करके बोथ द साइड साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो हमारी इक्वेशन जो पहले जो क्वेश्चन की इक्वेशन है उसी को लिखें, अदर कोई इक्वेशन ना लें, उससे क्या हो सकता है कि मे भी मिस्टेक हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली।
तो आप जो आपके क्वेश्चन की इक्वेशन है वही ले। अब हमारे पास टी की वैल्यू क्या है -1, तो -1 इसमें पुट करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आता है तो हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। बट उससे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, ये ट्रांसवर्स नहीं होंगे इधर इधर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इधर ही सॉल्व होगा, राइट हैंड साइड इधर ही सॉल्व होगा, ट्रांसफर कुछ नहीं होता वेरिफिकेशन में। देखें टी की वैल्यू क्या है, -1 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -5। तो ये आ गया आपके -5 -3 इज इक्वल टू -3 -5। So we get -8 and -8. That is LHS is equals to RHS। इसका मीनिंग क्या हो गया, हमारा आंसर एकदम सही है। अगर आपका आंसर सही है तो ये जो इक्वेशन है वो एकदम सही है। लास्ट में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। So we have another question of this chapter. So 8x plus 4 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 की ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होगी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, 3 है तो तीनों से होगी वो, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के बाहर, जो 3 है वो पूरा ब्रैकेट के बाहर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x -3 + 7। तो आपका 3x को हम इधर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि मैंने पहले कहा था कि वेरिएबल और कांस्टेंट को आपको अलग अलग करना है। तो 8x के पास में हमारा 3x आ जाएगा, उधर वो प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का बन जाएगा, और ये -3 + 7 के पास में आ जाएगा -4। चले आगे, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू माइनस माइनस जो नंबर से वापस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -7 + 7 5x is equals to 0 and x is equals to also 0। अब बात करते हैं इसके वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन जो है वो आपको आंसर सही है या नहीं इसके बारे में बता देगा और आपको नंबर भी दिला देगा, दोनों ही बात हो जाएगी। देखते हैं x की वैल्यू 0 रखने पर क्या आता है। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या आती है, 8x + 4 इज इक्वल टू 3x - 1 + 7। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0 + 4 इज इक्वल टू 3 0 - 1 + 7। तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ पर हम देखें तो 3 की -1 से मल्टीप्लाई होगी, 0 से मल्टीप्लाई तो होगी तो आंसर 0 ही आएगा। तो -1 से होगी तो ये -3 बन जाएगा और प्लस का 7, तो 4 इज इक्वल टू 7 - 3 4। तो फिर से हमारा LHS और RHS इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ ये क्वेश्चन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पेपर अच्छे लेवल का बनता है तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में अगर दो वैल्यूज है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आप हमेशा इसको ब्रैकेट बना के सॉल्व करें। आपकी कभी भी साइन की जो मिस्टेक है वो कभी नहीं होगी और आंसर हमेशा क्या आएगा, सही आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टी को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो जो वैल्यू यहाँ है, तो मैंने आपको क्या कहा ब्रैकेट बनाना है आपको, तो आप ब्रैकेट बना लीजिए। इससे कभी भी आपकी साइन की मिस्टेक नहीं होगी, प्लस माइनस गलत नहीं होगा आपका, इससे यहाँ पर भी बना लीजिए। और जो टी को हम इधर लाए तो उधर माइनस का था उस तरफ, तो इस तरफ आके क्या हो गया, प्लस का हो गया, और क्या बचा 2/3 रिमेनिंग। देखिए नेक्स्ट, तो 4 और 3 का एलसीएम लेना है विद 1, यानी कि 1 कुछ नहीं है, टी के नीचे तो 1 है, तो इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है 12। एलसीएम आपको निकाल आना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक चीज है। तो एलसीएम कितना आएगा 4, तो मैं पहले भी आपको एक रूल बता चुका हूँ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिवाइड, यानी कि डी डी डी, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर डिवाइड दिया तो आंसर आया कितना 3, क्योंकि 4 जो है 12 4 की टेबल में 3 टाइम आता है, तो 3 टाइम इसे कट किया और जो आंसर आया 3 उसकी आप न्यूमरेटर पर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। 3 का डिवाइड दिया 12 में तो आंसर आया 4, 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर,
अब लास्ट में जो है इसका 1 में 12 का डिवाइड दोगे तो 12 आएगा और 12 इंटू टी दैट इज 12 टी इज इक्वल टू आएगा 2/2। एक लिखने का पैटर्न होता है आपका, इक्वल जो है नियर अबाउट इक्वल के नीचे ही रहना चाहिए, मैथमेटिक्स में लिखने का यही पैटर्न होता है। आगे चलते हैं। तो देखें अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 माइनस, अब देखो माइनस अगर साइन बाहर है तो आपके साइन जो होंगे वो अंदर सारे चेंज होंगे, इस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन यही गलत होगा। जो मिस्टेक का पॉइंट है इस क्वेश्चन में यही है, अदरवाइज कहीं पर गलत नहीं होगा। 4 2 जा 8 माइनस इंटू प्लस का 3 दैट इज माइनस का 12 एंड प्लस का 12 टी अपॉन में जो 12 है अपॉन में आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वापस लिख लेते हैं इसको एक बार क्लियरली। देखें 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 प्लस 12t इज इक्वल टू 2/3 की मल्टीप्लाई में चला जाएगा हमारा 12। ठीक है, देखें अब तो ये इसको आप बाद में सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ पे जो आपके सॉल्व हो रहे हैं कांस्टेंट और वेरिएबल उनको सॉल्व करते हैं। तो 9t में से 8t चला गया तो 1t बचा और 1 और 12 हो गए 13t और माइनस 12 दोनों माइनस की वैल्यू जब ये हो जाएगी प्लस तो आंसर आ जाएगा 18। और यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, 3 से कट गया ये 4 टाइम 4 2 हो गया 8। अब देखें क्वेश्चन को यही सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 18 इधर माइनस का उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 13t इज इक्वल टू 8 प्लस 18, 13t is equals to 26 and t is equals to 26 upon 13 that is 2. So we get the answer 2. अब देखिए एक बात और बता देता हूँ आपको, जो इसमें लिखने का जो पैटर्न होता है उसमें ये होता है कि इक्वल जो है आपका एक ही रो में एक ही लाइन में रहना चाहिए, तो वो बेटर लगता है एग्जामिनर को भी कि हाँ इसको थोड़ा अच्छे से लिखना आता है। अब t की वैल्यू 2 आ गई तो वेरिफिकेशन आप इसका कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। आप एक बार वेरिफिकेशन करके जरूर देखें कि इसका आंसर जो है वो सही है हमारा या नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। टी की वैल्यू जो है हमारी क्या थी, 2 थी, हमें याद है टी की वैल्यू कितनी थी 2। तो इसका वेरिफिकेशन करते हैं, हमने रखी टी की वैल्यू 2 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 2। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज एलसीएम तो मिलेगा ही पड़ेगा। तो 3 2 6 होता है और 6 में से 2 चले गए, 6 में जैसे 2 चला तो बचा 4, तो 4 अपॉन 4 होता है 1। तो मैं इसको सॉल्व करके सीधा यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 1। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो ये आ गया 2 2 जा 4, 4 और 3 कितना हो गया 7/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखते हैं एलसीएम कितना आ रहा है 3 आ रहा है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना आएगा 6, क्योंकि 3 2 जा 6 नीचे डिनोमिनेटर में 1 है। आगे चलते हैं, इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लिया 3 3 1 जा 3 माइनस 7 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 4/3 आ गया, और ये भी कितना आएगा 4/3, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक सेकंड चैप्टर का काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें भी वही सेम पैटर्न यूज करना है, हमें x की वैल्यू एक तरफ रखनी है और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ रखना है। तो हमने क्या किया, x के साथ में हमने 8x/3 को रखा और साथ में इसके लेके आ गए 5x/2, और जो 7/6 ऑलरेडी वही था तो उसका साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, साथ में इसके 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, इसके लिए तो कुछ नहीं है तो हमने मान लिया 1 है। तो यहाँ पर भी 1 है तो एलसीएम लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो एलसीएम इसका आ गया 6 इंटू डिवाइड बाई 1 तो 6 इंटू x 6x एंड 3 डिवाइड बाई 6 2
2 into 8 that is 16 plus 2 divided by 6 3 3 into 5 that is 15 is equals to सिमिलरली यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं एलसीएम आएगा 6 सेम डिजिट है डिनोमिनेटर में तो ऊपर वाली फॉलो सेम ही होगी और यहाँ पर 1 है तो 7 6 जाके आ जाएगा 42 आ जाएगा। आगे चलते हैं तो देखो 16 में से 15 चला गया 1 बचा और 1 माइनस का बचेगा तो वो इसमें से चला जाएगा तो क्या बचेगा 5x अपॉन में 6 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 25 अपॉन में माइनस का 25 अपॉन में 6। तो देखो ये 6 जो है वो यहाँ पर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वहां जाके कटेगा। अगर बीच में इक्वल है तो आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काट सकते हो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को काट सकते हो बट कंडीशन ये है कि बीच में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ मैंने 6 से 6 को कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि ये ऊपर ही जाएगा न्यूमरेटर के साथ। तो देखते हैं x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी माइनस का 25 अपॉन में 5 दैट इज -5। वेरिफिकेशन आप इसका जरूर करके देखें बहुत इजी है आपका आंसर बिल्कुल आएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन में। तो वेरिफिकेशन करते हैं x की वैल्यू क्या थी हमारी x की वैल्यू थी माइनस का 5 तो माइनस का 5 इसमें रखते हैं तो -5 प्लस 7 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय -5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाय 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय -5 अपॉन में 2। देखें सॉल्व करते हैं। देखो जो नंबर जिसके नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर नहीं इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 5 7 में से 5 चला गया तो आंसर आया माइनस का 2। अब यहाँ पर क्या होगा ये जो माइनस है इस माइनस को रिप्लेस करके क्या बना देगा प्लस बना देगा। तो ये क्या हो गया प्लस का 8 5 जा 40 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 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 प्लस 5 5 जा 25 अपॉन में 2। तो वही मैंने आपको पहले भी कहा था आप इसमें ट्रांसफर कुछ नहीं कर सकते आपको LHS साइड ही सॉल्व करना पड़ेगा RHS साइड ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है एलसीएम आया 3 1 रहता है तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 2 6 प्लस 40 इज इक्वल टू यहाँ पे भी एलसीएम आया 6 सेम डिनोमिनेटर तो वैल्यू भी सेम रहती है और 2 से डिवाइड दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा और 3 into 25 कितना हो गया 75 हो गया। देखें इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा 34 अपॉन में 3 और यहाँ पे कितना आ रहा है 5 और 7 कितना हो गए 2 7 और 1 8 and 1 9 6। तो आंसर में गड़बड़ कैसे आ रही है 7 by 6 17 by 6 8x 7 minus 2 minus 5 40 upon 3 3 to the 6 40 34 okay 17 5 by the 25 upon 2 6 17 तो ये आंसर जो वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ आ रही है हो सकता है कुछ मिस्टेक की हमने तो आप इसको एक बार जरूर चेक करें वापस। ठीक है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। तो वापस चेक करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को कि आंसर में गड़बड़ कैसे आ रही है। एक्स की वैल्यू थी हमारी क्या थी माइनस का 5 थी तो माइनस का 5 वापस रखते हैं एक बार तो माइनस का 5 रखा हमने एक बार और चेक करते हैं गड़बड़ कैसे हो रही है क्वेश्चन में। प्लस 7 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 इज इक्वल टू 17 by 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 अपॉन में 2। तो देखिए यहाँ आएगा 40 यहाँ प्लस का 2 आएगा हमने गलती से इसको माइनस का 2 ले लिया था चले कोई नहीं 2 प्लस 40 अपॉन 3
हो गया, सही था। इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आया था वो आया था, सीधा आंसर लिख लेते हैं 17/6 प्लस का 25/2। तो मिस्टेक पकड़ में आ गई, आपकी मिस्टेक जरूर। देखो इसी से हमें पता चलता है कि आंसर हमारा सही था या गलत था। हमने एक बार, कई बार ऐसा हो सकता है आंसर गलत हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वेरिफिकेशन गलत हो। जैसे अभी हमारा वेरिफिकेशन गलत हो गया, उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं है। वापस देख रहे हैं तो हमने देखा कि हमारी मिस्टेक जो ये थी कि इसमें से यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, हमने गलती से क्या लिख दिया, माइनस का। छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है मैथ्स से। चले, 3 3 2 6 प्लस 40 इज इक्वल टू, यहाँ पे आया 6, 17 प्लस 75। तो ये हमारा आ गया जैसे कि 46/3, और यहाँ पे क्या आ रहा था 92/6, जो कि कट होके किससे, 2 से, 2 से कट गया तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। बिल्कुल सही आंसर है, LHS आ चुका है। तो पहले मिस्टेक कर दी थी हमने गलती से, अब एकदम सही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके सेकंड चैप्टर में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी हमने बात कर ली है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो थर्ड चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग से हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि हमें प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए। जितने भी कोऑर्डिनेटर है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब हमें लर्न होनी चाहिए। आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के भी रूप में पूछ सकता है, या अदर कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। जैसे देखिए फर्स्ट है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती है इक्वल भी होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। सिमिलरली ये भी क्या होगी, इसके इक्वल और पैरेलल। उसके अलावा क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। इक्वल नहीं होते बट बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो हिस्सा होगा वो इसके इक्वल होगा और ये वाला जो होगा इसके इक्वल होगा। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। ठीक है, आगे चलते हैं रोम्बस। तो रोम्बस भी प्रॉपर्टी सारी पैरेललोग्राम की फॉलो करता है, बट एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है इसकी, इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। किस पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। ये सिंपल सा बना हुआ एक हम बना लेते हैं यहाँ पे रोम्बस, देखें कैसे। तो डायगोनल जो होते हैं इक्वल नहीं होते इसमें भी, बट जो बाइसेक्ट करते हैं ना वो 90 डिग्री पे करता है। इसका मीनिंग ये हो गया। तो ये इस साइड इसके इक्वल होता है और ये साइड इसके इक्वल होती है, इसकी और साइड इक्वल होती है। ये भी एक इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम से अलग करती है इसको। ठीक है, रोम्बस की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात करते हैं। देखिए रेक्टेंगल भी क्या है, ऑलमोस्ट जो है आपके स्क्वायर की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, अदर देन कि इसकी अपोजिट साइड जो है वही इक्वल होती है, सारी साइड इसकी इक्वल नहीं होती है। जैसे क्या कह रहे हैं इसमें, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से पूछा जा सकता है कि रेक्टेंगल में 4 एंगल कितने होते हैं, ऑप्शन राइट एंगल या एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल होते हैं, डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं दोनों, यानी कि इसका जो डायगोनल बनाते हैं ना जो अपन, तो इसके जो चारों हिस्से इक्वल होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आपके एग्जांपल भी है, इफ द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको दोनों इक्वेशनों को इक्वल रखना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर एक ऐसा आपका फिगर है जो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, जो भी है वो सब फॉलो करता है। सारे इसके एंगल इक्वल होते हैं 90 के, सारी साइड्स इक्वल होती है, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी फॉलो करता है। चले आगे, देखो और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल आर फॉलो। नेक्स्ट काइट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके क्वेश्चन भी बहुत कम है, बट थोड़ी बहुत इसकी जो प्रॉपर्टी है थोड़ा सा अपने माइंड में रखें। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एंड इन द फिगर जो आपके अपोजिट वन ऑफ द पेयर इज द इक्वल होता है एंगल्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की बात करते हैं, जैसे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है,
जो कि होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ये क्या है, कोई भी पॉलीगन है, पॉलीगन द क्लोज फिगर दैट इज मेड अप ऑफ ओनली 9 सेगमेंट, जिसको क्या कहते हैं पॉलीगन, सबसे छोटा पॉलीगन होता है हमारा ट्राइंगल। तो n-2 वेयर n क्या है हमारा, n है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ, ठीक है। चले, सम ऑफ ऑल इंटीरियर का पहले पॉलीगन आ गया, इंटीरियर की बात हो गई, अब एक्सटीरियर की बात करते हैं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन दैट इज कितना होता है 360 डिग्री। ये फिक्स है, चाहे साइड कितनी भी हो, समझो वो 360 ही रहेगा। तो इसके हेल्प से हम क्या है, अगर एक्सटीरियर एंगल 4 दिए हुए यानी कि क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसमें एक एंगल अननोन है, तो हम इसके एक तरफ उसका सम रख के इज इक्वल टू 360 करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो एक फॉर्मूला और है आपके ईच इंटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल का। क्या होता है, तो सम इतना है तो अपॉन में क्या करना है आपको, अपॉन में एन लगाना है, क्योंकि एन वही होगा नंबर ऑफ साइड्स। आगे चलते हैं, एक फॉर्मूला और जो कि क्या होता है ईच इंटीरियर एंगल का, उसमें क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले में अपॉन में क्या लगा देता है, एन लगा देना है। वो फॉर्मूला यूज आता है, बट उसका हम अल्टरनेटिव देखेंगे कि बिना उस फॉर्मूले को यूज किए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसमें 4 एंगल्स दिए हुए हैं, एक्सटीरियर चारों, उनमें से एक वैल्यू अननोन दे रखी है। तो हमने अभी देखा था जो एक्सटीरियर एंगल्स है उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखिए हम इनका सबका सम करते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। तो सम करके देखते हैं, 110 प्लस 90 प्लस 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 360 डिग्री। तो ये सम जो आ गया आपके, सम कितना आया, ये आ गया आपके 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, इस टाइप का नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यही याद रखना है कि सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल का वो कितना होता है 360 डिग्री, इजीली क्वेश्चन होता है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3। ये देखिए, अब जो ये क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, वो क्या था 360 अपॉन एन, एन की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम सीधा डायरेक्ट यूज करेंगे, ईच शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन में एन, एन की वैल्यू 9 है तो हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं 9, तो ये इससे कट के आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 साइड्स। तो सिमिलरली इसका भी आंसर जो होगा सेम पैटर्न यूज करना है फॉर्मूले का, ईच एक्सटीरियर एंगल is equals to 360 upon n, n is our number of side that is 15। 15 का आप इससे डिवाइड करोगे तो 15 30 एंड 15 4 जा 60। इस पे डिग्री नहीं लगेगा क्योंकि लगेगा ही नहीं, ये भी क्या है एक्सटीरियर जो है आपके एंगल ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165। तो मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था जिसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हमें ईच इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम इसको अदर मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हमें ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है। हालांकि होता है n-2 into 180 पर n, लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है। तो मैं इजी वे में यूज करूंगा इसको, हम एक्सटीरियर का यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। देखें कैसे निकालते हैं। तो आप बस इतना सा याद रखिए कि ईच
इंटीरियर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। बस इतना से याद रखना है आपको, इससे आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे और वापस वही फॉर्मूला 360 अपॉन है। तो इंटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है जो कि कितना है 165, इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू अगर फाइंड आउट की जाए तो आ जाएगी 180 माइनस 165, दैट इज 15 डिग्री। 15 डिग्री आ चुका है। अब क्या लगाना है, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाना है, लगा देते हैं अभी। तो ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है 360 अपॉन n। तो n तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमें n तो फाइंड आउट करनी है, तो मैं लेकिन ईच एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना है 15। तो यहाँ आपने रखा 15 इज इक्वल टू 360 अपॉन n। ये आपके अपने एक दूसरे को ट्रांसफर कर लेंगे तो n यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 360 अपॉन 15, दैट इज 24। अब इसमें आप डिग्री मत लगाना क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स है। चलिए नेक्स्ट, द मेजर of two adjacent angles of parallel are in the ratio of 3:2, find the each angle। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के 2 क्वेश्चन है आपके बुक में, एक तो रेशियो गिवन है जो इजी पड़ता है, और एक में आपको सिर्फ लैंग्वेज में लिखा होगा कि एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है और कुछ नहीं लिखा होगा, वहां पर आपको गैस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसमें तो आपको दिया हुआ है कि एडजेसेंट एंगल्स है वो 3:x है, सॉरी 3:2 है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट द एंगल्स 3x, 2x। क्या कर रहे हैं देखें, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये नहीं देखा था कि जिसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं चाहे कोई भी हो, आप 3x और 2x कहीं पर भी पास पास लिख सकते हैं, लिखना पास पास है, इसका जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू जो हो जाएगी 180 अपॉन में 5, दैट इज 36 डिग्री। लेकिन हमें इसका ईच एंगल फाइंड आउट करना है। आप x की वैल्यू निकाल के खुश मत हो जाना कि हो गया क्वेश्चन, आगे स्किप कर दो, आधे नंबर वही करते हैं, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करने की हमें हमारी हैबिट है, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो और आगे चलो। लेकिन यहाँ पर ऑल एंगल्स फाइंड आउट करना है, तो ऑल एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में a जो होता है वो c के इक्वल होगा, दैट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इसकी वैल्यू हमने लेट की थी क्या 3x, तो x की वैल्यू इसमें पुट करनी है, दैट इज 36, इट बिकम्स 108। ओके, सिमिलरली b इज इक्वल टू d होता है, तो b हमने क्या लेट किया 2x, तो ये भी 2x होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 2x 2 into 36, दैट इज 72। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सिमिलर क्वेश्चन आता है, उसमें ये लैंग्वेज में ये रेशियो नहीं दिया होगा, आपको कहेगा कि एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है, तो उसमें हम क्या मानेंगे, दोनों का x मान लेंगे और चारों एंगल्स क्या आ जाएंगे 90 डिग्री आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, देखो ये भी एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है वो लर्न होनी चाहिए। होप दिया हुआ है पैरेललोग्राम और आपको कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे सभी तो आराम से सभी वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है इस O का, एक तो ये देखो ये एक्सटीरियर है, इंटीरियर अंदर की साइड है, बच्चे इसको 70 मान के एक्स इज 70 कर देंगे, ऐसे नहीं होगा, इंटीरियर अलग है। तो मैंने इसको लेट कर लिया कि क्या है एंगल 1, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। अभी लीनियर पेयर क्या है, तो लीनियर पेयर की स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट पर बनने वाले एंगल्स का सम होता है जो कि कितना होता है 180 डिग्री होता है। एंगल 1 की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आ जाएगी
110 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 110। तो जो 1 होगा वो x के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। तो x की वैल्यू हम इजीली निकाल चुके हैं, जो कि कितनी है? 110। यहाँ रीजन लिखना बहुत जरूरी है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अच्छे से लिखो तो अपोजिट एंगल्स आर ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आगे चलते हैं, तो x की वैल्यू हमारे कितने आ गई? 110 आ गई। अब देखो, अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वैल्यू क्या है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी कि ट्राइंगल्स के इंटीरियर तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं इस एंगल की। इसका नाम रख देते हैं एंगल 2। तो क्या होगा? x प्लस 40 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू 110 है और ये है 40 और एंगल 2 है। तो आप इसको सम करके उस तरफ ले जाके माइनस करेंगे तो हमारा जो एंगल 2 है वो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू 30 आ गई। अब इसको फाइंड आउट करने का रीजन क्या था? तो रीजन यही था कि जो एंगल 2 होगा वही एंगल z होगा। इस कैसे? तो ये लगता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, z बन रहा है। क्या बन रहा है? z बन रहा है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग गया। तो एंगल 2 है तो किसके इक्वल आ गया? एंगल z के, जो कि कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो सर फिर तो इस तरफ भी लग जाएगा ना, देखो यहां लग रहा है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 40 आ जाएगी। किसकी हेल्प से? वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ ब्रैकेट में आप बताएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसके हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया है। क्लियर है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने 1 फाइंड आउट किया, तो 1 जो है वो इसके इक्वल होगा। फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के 2 की वैल्यू निकाली, 2 की वैल्यू z के इक्वल होगी, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद हमने ये देखा कि अल्टरनेट इधर लग रहा है z, तो इधर भी लगेगा, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल होती है। जहां पर भी साइड पैरेलल होगी और एक ट्रांसवर्सल कट उसको कट करेगी तो ये एंगल इक्वल होते हैं। तो इसमें ये भी पैरेलल है और इधर भी पैरेलल है। तो यहाँ पर भी क्या है? आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। अगर काफी मॉडरेट पेपर आता है तो आपके ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है? ये कह रहे हैं अगर ये गर्ल्स और रंस दोनों क्या है? पैरेललोग्राम है, तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तो अगर आपको अच्छे से प्रॉपर्टी लर्न होगी तो आप इसका आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो हमें क्या करना है? जीरो के इक्वल किसको रखना है? एसएन को रखना है। तो 3y माइनस 1, सॉरी 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। तो 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ 27 है, 4 में चला गया 3, तो इससे कट होकर आंसर आ गया 9। तो ये आपके y की वैल्यू आ गई। सिमिलरली x की भी निकाल सकते हैं, ये भी साइड इक्वल होती है। आपको पता है ये किसके इक्वल होती है? इसके। तो gs इज इक्वल टू un। तो gs की वैल्यू है 3x 18, x की वैल्यू आ गई 18/3 दैट इज 6। तो ये हम इजीली x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन में। अब इसमें क्या है? इसमें हमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स भी आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हिस्सा इसके इक्वल होगा और ये हिस्सा इसके इक्वल होगा। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप पहले OR को ON के इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे दोनों ही वैल्यू अननोन है, x और y दोनों अननोन है। बट हम इससे क्या है? y के इसके हेल्प से y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर y की वैल्यू इधर वाले में पुट करके x की निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने किसको इक्वल किया? OU को किया OS से, क्योंकि हमें पता है कि जो है बाइसेक्टर होता है इसके डायगोनल्स और आपस में इक्वल होंगे। तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20
y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। 7 उधर जाके माइनस होगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। सिमिलरली इस तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा ओ एन इज इक्वल टू ओ आर। ओ एन की वैल्यू क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू ओ आर की वैल्यू क्या है 16। अब वैल्यू यहाँ से पुट करनी है आपको, कितनी है 13 है y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 माइनस 30 दैट इज 3। तो ये आपका x की वैल्यू इजीली हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये देखो आपको इसमें प्रॉपर्टीज लर्न होगी तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आपके जो चैप्टर नंबर 3 था क्वाड्रिलेटर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए नियर अबाउट। उसके अलावा ट्रू फॉल्स भी है जो भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, तो प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर हमारा 4 जो एक्चुअल में चैप्टर 5 है क्योंकि 4 रिमूव हो चुका था लास्ट ईयर इस ईयर। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग के अंदर देखो पाई चार्ट आएगा, एक तो पाई चार्ट गिवन होगा और एक पाई चार्ट बनाना होगा, दो तरह के क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी है उससे भी काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पाई चार्ट की। तो ये पाई चार्ट आपको गिवन है, ये आपकी बुक का एक एग्जांपल है। देखिए कैसे होगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है आपको एक घर का जो घर का हाउस का क्या एक्सपेंडिचर दे रखा है, जो अलग अलग खर्च लगते हैं उसका एक आपको पाई चार्ट गिवन है। आपको क्वेश्चन पूछे और विच आइटम का एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा जो है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा यानी कि खर्च जो है सबसे ज्यादा किस पर हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो खर्च हुआ है वो किस पर हुआ है, फूड पर हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर सिंपल सा आंसर हो जाएगा फूड। चाहो तो आप कंप्लीट लाइन लिख सकते हो कि द मैक्सिमम टेम्परेचर इज वाज ऑन फूड दैट इज कितना परसेंट है 25% है। तो मैक्सिमम पूछा है तो आपसे मिनिमम भी पूछ सकता है, तो मिनिमम का भी ध्यान रखें। इसमें कितना है ट्रांसपोर्ट पर है जो कि कितना है 5%। तो सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स है, ये टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। तो टोटल सेविंग यानी कि टोटल सेविंग का जो एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल है, तो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के इक्वल है। इसमें भी 15%, इसमें भी 15%। तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि जो टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली उसका किसके इक्वल है, तो वो हो गया एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इसका अच्छा है, आपको परसेंटेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये कह रहे हैं द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज 3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ। तो देखो आपको कह रहा है सेविंग्स पर इतने रुपए लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं 3000। तो देखो जब भी परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है आप हमेशा 1% की वैल्यू निकालो, उस 1% से आपकी कोई भी वैल्यू पूछे सबकी निकाल सकते हो। तो आपको क्या दे रखा है, किस पर दे रखा है सेविंग्स, और सेविंग का परसेंटेज कितना है 15%, यानी कि वैल्यू ऑफ 15% कितनी गिवन है आपको, वैल्यू ऑफ 15% कितनी गिवन है 3000। तो पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे 1% की, तो वैल्यू ऑफ 1% कितनी आ जाएगी 3000 अपॉन में क्या आ जाएगा 15। इसको कट करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 200, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। अब आपको जिसके निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, किसकी निकालनी है आपको क्लोथ की निकालनी है। तो क्लोथ ऑन क्लोथ कितना हो जाएगा, क्लोथ का एक्सपेंडिचर कितना है परसेंटेज के अंदर 10% और 1% की वैल्यू कितनी 200, तो 200 इंटू क्या हो गया 10 हो गया। ये वैसे ही क्वेश्चन है आपके इजी काफी, तो कितना आ गया 2000 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए पाई चार्ट बनाना, एक तो पाई चार्ट गिवन था और एक पाई चार्ट बनाना है। अब आपको पाई चार्ट बनाना है, आपको वैल्यूज गिवन हो गया, अलग अलग कुछ भी दे सकता है, ऐसे ही दे रखा है हिंदी मराठी इंग्लिश तमिल बंगाला टोटल कई बार दे देता है कई बार नहीं देता, नहीं दे तो आपको पहले टोटल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए हमें चाहिए सेंट्रल एंगल। तो एंगल निकालने का मेथड है, एंगल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले गिवन है हिंदी। तो हिंदी का निकालने के लिए जो हिंदी की वैल्यू है वो वैल्यू अपॉन में इन सब की टोटल वैल्यू कितनी है 72 इंटू में क्या रखना है 360 डिग्री। देखो अगर ये वैल्यू छोटी है तो आप इससे डायरेक्ट काट सकते हो, अदरवाइज
कि आपको दोनों को अलग अलग टेबल से कट करके इसको छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, कट जाएगा इससे 5 टाइम, और 5 इंटू 40 आ गया 200 डिग्री। तो 200 डिग्री आ गया पहला एंगल। ऐसे ही आपको सिमिलरली सारे एंगल निकालना है। इंग्लिश का शॉर्ट में लिख रहा हूँ ENG 12/72 इंटू 360 डिग्री। अब बार बार आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक बार काट के देख लिया ना आपने 5 आ रहा है तो हर बार 5 ही आएगा। 5 इंटू 12 60 डिग्री। थर्ड मराठी कितना है 9/72 इंटू 360। कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है, यहाँ से इसको कट किया 5 आया 45 डिग्री आ गया आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तमिल। तो तमिल में आ गया 7/72 इंटू 360 डिग्री। क्योंकि देखो जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, इसलिए आप उसको हर बार 360 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आएगा 5 और 5 7 का होता है 35 डिग्री। तमिल के बाद आ गया बंगाली, जो आ गया 4/72 इंटू 360 डिग्री। ये इससे कट गया 5 टाइम और 5 फोर आ गया 20। तो आपके नियर अबाउट 70 to 75% मार्क्स आपका एंगल निकालने में, ये सारे सेंटर एंगल निकाल लिए हमने, जिसकी हेल्प से आप क्या बनाओगे, पाई चार्ट बनाओगे। तो पाई चार्ट बनाना कैसे, देखो आपको एंगल्स बनाने आने चाहिए। तो सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा अच्छा सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो बेटर सर्किल ड्रॉ हो गया है। तो देखो बनाना कैसे, अब जैसे आप ये सर्किल जो है वो किसी राउंड शेप से नहीं ड्रॉ करना, इसको विद द हेल्प ऑफ कंपास करोगे, जिससे आपको क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा। हम इस सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। रेडियस ड्रॉ करने के बाद आप देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, 180 डिग्री से अगर कोई भी एंगल ज्यादा है उसको पहले कभी मत बनाओ, क्योंकि हमारे डी के अंदर 180 डिग्री तक की वैल्यू होती है। तो जो रिमेनिंग है वो बना लो, लास्ट में जो बचेगा वो अपने आप ही 200 डिग्री होगा। तो सबसे पहले 60 डिग्री, तो मैं नियर अबाउट जो वैल्यूज है वो बना रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बन पाएगी विदाउट द हेल्प ऑफ डी। तो मैंने लगभग जो 60 डिग्री होता है वो यहाँ होता है, तो हम इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये आपका 60 डिग्री हो गया पहला। नेक्स्ट चलते हैं 45। तो 45 जो होता है वो 90 का हाफ होता है, तो 90 लगभग यहाँ आएगा, तो 45 लगभग क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 45। नेक्स्ट चलते हैं 35, वो इससे भी कम होगा, और उसके बाद 20 जो इससे भी क्या होगा, कम होगा। अब जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी ना, ये जो लगभग आपके 180 से ज्यादा ही है, वो अपने आप ही 200 डिग्री होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बात ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा हो कि 180 से ज्यादा है वैल्यू, तो आप उसको लास्ट के लिए छोड़ दें, जो रिमेनिंग बचेगा वही 180 200 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओ प्रोबेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए प्रोबेबिलिटी जो है, सबसे पहले कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब किसी भी काम के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये अलग अलग आपके टर्म्स में अलग अलग वैल्यूज आती है। एक बात इसकी फिक्स है, हमेशा ध्यान रखें आप कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो कभी भी जो है जीरो से कम नहीं हो सकती, यानी कि जीरो के इक्वल हो सकती है, बट उस
सो प्रॉपर्टी के बारे में हमने जान लिया। बात करते हैं जो आपके ब्लूप्रिंट के अंदर क्वेश्चन आया है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है कार्ड्स पर बेस्ड। तो कार्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको कार्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52। कितने कार्ड्स होते हैं? 52, जो कि चार कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है डायमंड, एक होता है स्पेड, फिर आता है हार्ट, और एक होता है क्लब। तो ये चार कैटेगरी में डिवाइड होता है। इसमें सभी कैटेगरी जो है वो 13 अपने कार्ड्स लेकर चलती है। अब इन 13 के अंदर कौन सा क्या होता है उसके बारे में हम विद द हेल्प ऑफ इमेज के हेल्प से हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले है कार्ड्स ऑफ क्लब। तो क्लब के कार्ड देखते हैं कौन कौन से कार्ड होते हैं क्लब्स के पास। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया एस। क्या हो गया? एस। उसके बाद 2 से लेकर 10 तक नंबर्स होंगे। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आते हैं ये 3 कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड। क्वेश्चन अच्छा अगर बनता है तो यहीं से बनेगा। जो पहला कार्ड हमारा है जैक, ये है हमारी क्वीन, और ये है हमारा किंग। तो देखो आपने देख लिया यहाँ पर 13 कार्ड्स हैं। 1 से लेकर 1 जो है इसमें यहाँ पर हमारा एस होता है, यानी कि 1। इसका 10 तक 10 के बाद इतनी कार्ड्स होते हैं। सेम पैटर्न जो है अदर्स कार्ड में चलेगा। डायमंड में भी यही, हार्ट में भी यही, और जो आपके स्पेड है उसमें भी सिमिलर चलता है। देखते हैं इनकी भी इमेज देख लेते हैं आगे हम। देखें ये आ गया आपके स्पेड। तो स्पेड में वही 1 2 3 यानी कि एस, फिर 1 से लेकर 2 से लेकर 10 तक कार्ड्स, फिर वही जैक, क्वीन और किंग। लास्ट में ऐसे होता है। फिर आपके आ गया हार्ट। हार्ट में भी सिमिलर इमेज अगर होगी ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। इमेज से जल्दी से दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि हाँ सर ने बताया था कि 1 से लेकर 10 तक ये हो गए, 3 ये हो गए। देखो इन 3 की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इन तीनों पर क्या बने हुए हैं? फेस बने हुए हैं। तीनों पर जो फेस बना हुआ है ना, तो इसलिए इनको फेस कार्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि फेस कार्ड कितने होते हैं। फेस कार्ड 1 में 3 होते हैं, तो 3 4 जा 12। 4 कैटेगरीज है तो कितने हो गए? फेस कार्ड 12 हो गए। इसकी इमेज में आपको लास्ट में दिखाऊंगा कौन कौन से हैं। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड कलर के कार्ड्स कितने होंगे। तो रेड कलर की 2 कैटेगरी रेड की होती है। कौन सी? एक तो आपके हार्ट सामने आपको दिख ही रहा है, और दूसरा होता है डायमंड। ये दोनों किसके होते हैं? रेड से लिखते हैं। चलो इसको रेड से लिख देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि क्या है। तो देखो ये कौन सा हो गया? हार्ट। तो हार्ट हमारा रेड से लिख दिया हमने। दूसरा हो गया हमारा डायमंड। ये दोनों किस कलर में होते हैं? रेड में। तो इसका क्या बेनिफिट है? इसका ये बेनिफिट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आपका कार्ड निकाला जाए, उसके रेड होने की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो रेड कितने हो गए? 13 ये हो गए, 13 ये हो गए, 13 प्लस 13 कितने हो गए? 26। तो 26 टोटल कार्ड कितने हैं? 52। ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई 1/2। बच्चे कई बार इसमें गलती करते हैं, आंसर लिखते हैं 2। तो 2 तो आ ही नहीं सकती, प्रॉपर्टी 1 से कम रहेगी, यानी कि 1/2 आंसर है। तो उसके बाद बात करते हैं हम जो अदर 2 है उनकी। तो अदर 2 जो है वो क्या है? क्लब और स्पेड। तो ये किसमें होते हैं? ये किसके होते हैं? ये होते हैं ब्लैक। इनकी भी जो नंबर है वो कितने होते हैं? 13 और 13 होते हैं। टोटल मिला के क्या हो गया? 26 हो गया। अब अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें आपसे ये भी कहा जा सकता है कि क्वीन ऑफ रेड कलर तो कितनी होती है? तो 2 होती है। डायमंड की होती है, किसकी? हार्ट की। और क्वीन ऑफ आपको अगर पूछा जाए ब्लैक कितनी होगी, तो वो भी 2 होगी। इसकी क्लब और स्पेड। तो ये हमारा लास्ट में बचा डायमंड। तो डायमंड में सिमिलर कैटेगरीज हैं। 10 नंबर वो हो गए, और उसके बाद जैक, क्वीन और किंग। फिर लास्ट आपको मैंने कहा था आपको बताऊंगा फेस कार्ड। तो फेस कार्ड ये हमारे मैंने एक साथ सेलेक्ट करके आपके लिए रखे हैं, जो कि क्या हो गए? 4 आपके जैक हो गए, 4 क्वीन हो गई, और 4 क्या हो गई? किंग। तो टोटल इनका नंबर कितना आ गया? टोटल इनका नंबर आ गया हमारे पास 12 आ गया। कितना आ गया? 12। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि फेस कार्ड की प्रॉपर्टी कितनी होगी? तो 12 अपॉन क्या हो जाएगा? 52 कट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपके कार्ड्स के बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका जो ब्लूप्रिंट है उसमें इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, और काफी अच्छे क्वेश्चन दिए हैं उसमें। तो ये लगभग आप इससे क्लेरिफाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है जो आपको एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं सब बता देगा इसमें। तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें आपको कह रखा है कि 1 से लेकर 10 तक 10 स्लिप है। तो 10 स्लिप बनाओ 10 तक। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, गेटिंग ए नंबर 6। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो फर्स्ट नाम लिखेंगे टोटल आउटकम कितने हैं हमारे, टोटल आउटकम जो है वो है 10, क्योंकि x में 10 तक नंबर है। और फेवरेबल इसके लिए फर्स्ट कंडीशन के लिए फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम जो है वो इसके लिए कितने हैं 6, यानी कि 1 है। इसकी काउंटिंग ली जाएगी, नंबर 6 मत ले जाना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल 1 अपॉन टोटल 10। नेक्स्ट सेकंड नंबर, सेकंड में क्या कह रहा है आपको, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। तो लेस देन फेवरेबल आउटकम में शॉर्ट लिखता हूं फेवरेबल आउटकम्स। तो लेस देन 6 में क्या क्या नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5, कितने नंबर हो गए 5 हो गए। काउंटिंग ली जाती है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फिर से हम, क्या होगा फेवरेबल यानी कि 5 और टोटल 10 कट रहा है, यस इससे 5 से 1/2। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर, थर्ड गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। फिर फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे 6 से ज्यादा। तो 6 से ज्यादा कौन कौन से होंगे 7 8 9 और 10। काउंटिंग में कितने हो गए 4 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4 और टोटल आउटकम कितने थे, तो 10 10 ही थे, शुरू से देख रहे हो आप। 2 से कट किया इसको, 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10, ये आंसर। उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर गेटिंग ए वन डिजिट नंबर। तो वन डिजिट नंबर के अंदर वन डिजिट नंबर कितने हैं 1 से लेकर 10 तक, कितने 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर हो गए 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9/10, कट होगा नहीं, वो प्राइम नंबर से, ठीक है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, बहुत इजी चैप्टर है। तो आज हमने जो है क्या है कितने चैप्टर कवर कर लिए, 3 चैप्टर्स हमने आज कवर कर लिए, जिसमें आपका रैशनल नंबर हो गया, लीनियर इक्वेशन, सॉरी 4 करने हैं, तो आपका डेटा एंट्री तक हमने कवर कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये जो सेशन है बहुत ही पसंद आया होगा। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।